बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जहां पर हम EVM के हवाले से बात करेंगे, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बात करेंगे और हुकूमती आज के मौक़िफ़ के हवाले से बात करेंगे, वहीं पर हमें साद हुसैन रिजवी के हवाले से भी बात करना है, जिनकी रिहाई आज मुमकिन हो पाई है। कोट लखपत जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया है। उनकी नज़रबंदी अप्रैल में हुई थी 2021 में और तकरीबन 7 माह बाद वो रिहा हुए हैं। इस हवाले से वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत का मौक़िफ़ ये है कि फ़ेडरल रेवेन्यू बोर्ड के ज़िम्मे उनकी दरख्वास्त गई थी और रिव्यू बोर्ड के ही फैसले के ऊपर उन्हें रिहा किया गया। जबकि एजाज़ चौधरी साहब का मौक़िफ़ ये है कि खुशाइंद बात है, उनकी रिहाई हो गई। मैं उनके पास मुलाकात के लिए भी जाऊँगा और आने वाले दिनों में वो सियासत में भी अहम समत में अपनी राह को गामज़न करेंगे। तो इस पूरे मंजरनामे में बात करते हैं, रुख करते हैं राना साहब का। राना साहब, साद हुसैन रिजवी की रिहाई का मंजर आम पे आना और रिहाई का मुमकिन हो जाना, क्या समझते हैं आने वाले दिनों में मुस्बत पैगाम है कोई? और जिस तरह से हुकूमती लोग काफ़ी पुरअज़्म दिखाई देते हैं, तो उनका जो पुरअज़्म होना है उसकी वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर देखें, पहली दफ़ा हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान कोई एक मुआहिदा ऐसा है जिस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया गया है, और ये अमल दरामद दोनों इतराफ़ से किया गया है। हम इस पर क्रेडिट देंगे हुकूमत को भी, ख़ासकर हुकूमत को भी, कि जिन्होंने मुश्किल तरीन फ़ैसले, आपको पता है कि दीगर अपोजिशन जमातें जो हैं और बहुत से तज्ज़ियाकार जो हैं हुकूमत को तनकीद का निशाना इस पर बना रहे हैं। बहुत बहुत मारूफ एंकर्स ने भी इस पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, कई ट्वीट्स आए, बहुत आए, हुकूमत के अंदर से भी तनकीद का निशाना बने। लेकिन इसके बावजूद शाह महमूद कुरैशी की साहब की क़यादत में जो टीम बनी थी, उन्होंने इस पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है कि जिन्होंने उसी तरीके से वज़ीराबाद से वापस आके कोई रोड ब्लॉक नहीं किया, कोई सड़क ब्लॉक नहीं की, लब्बैक के नारे लगाते हुए वापस आए, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाते वापस आए आके बैठ के। आज जब साद रिजवी अमीर जो हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, आज उनकी जब रिहाई हुई है, तो आप मुझे देखें कि उनकी रिहाई बिल्कुल सादा तरीके से हुई। कोई बड़ा जुलूस नहीं था, ना उन्होंने किसी को कहा जुलूस की सूरत में आए, ना उन्होंने किया। हाँ, जब वो अपने घर पहुँचे तो वहाँ पर बेइंतहा लोग मौजूद थे, उनके तमाम चाहने वाले मौजूद थे। वहाँ पर आए, वहाँ पर आकर उन्होंने तमाम लोगों से मिले, और अभी थोड़ी देर पहले वो उन तमाम ज़ख्मियों के घरों से होके आए हैं जो ज़ख्मी हुए थे इस मार्च के दरमियान, जो शहीद हुए थे उनके घरों में भी जा रहे हैं। जो उसकी इसी तरीके से वो वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे उनके लोग हैं। लेकिन 3 दिन चूँकि उर्स शुरू हो गया है खादिम हुसैन रिजवी साहब का, तो उर्स में तकरीबात में वो बैठेंगे। अब असल बात यह है कि इससे फ़ायदा किसको हुआ? एजाज साहब का तो कहना है कि जी हम इनके साथ सियासी इत्तेहाद करेंगे। बहुत सी सियासी जमातें हैं, आपको पता है कि एक तो बहुत से लोगों के अरमान जो है वो ख़त्म हो गए। बहुत से लोग चाहते थे कि ये बाहर ना आए, दोबारा एक धरना बने, दोबारा एहतजाज का सिलसिला शुरू हो, हुकूमत के लिए में इंतहा मुसीबतें हो। हुकूमत ने दानिशमंदी से काम किया और इसको साद रिजवी साहब जो हैं इनको रिहा कर दिया, वो उन रिलीज़ हो के आगे। मैं आपको एक बड़ी तो क्लियर बात बता दूँ, बिल्कुल क्लियर, ये बिल्कुल झूठ है जितनी सियासी जमातें कह रही हैं, बिल्कुल गलत कह रही हैं तमाम सियासी जमातें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मेरी बात हुई अज़ुमादारान से, वो किसी से इंतहाबी इत्तेहाद नहीं कर रहे। या सर वो किसी से इंतहाबी इत्तेहाद नहीं कर रहे, वो किसी के साथ इस इंतहाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। वो इंतहाबी सियासत में अपने ही निशान से, अपनी ही जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ये ज़रूर होगा, ये मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं, ये ज़रूर होगा कि इस दफ़ा उनके इलेक्शन लड़ने वालों में बड़े नाम शामिल होंगे। सीट एडजस्टमेंट भी नहीं होगी? नहीं, सीट एडजस्टमेंट भी नहीं होगी, बड़े नाम शामिल होंगे। यासर मैं आपको ये बिल्कुल आपको एक बड़ी कह रहा हूं, हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून से शेखुपुरा, शरकपुर, इस तरफ से कोई बड़ा नाम जो है वो इनके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े। लाहौर से 2 या 3 बड़े नाम इनके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने के उम्मीदवार हैं। इसी तरह दूसरे शहरों से हैं। ये आपको बता दूं, इस दफ़ा एक बड़ा अपसेट जो है लाहौर यानी पंजाब, उसके बाद आप आ जाए सिंध और KP के, यहाँ पे बड़े नाम इस दफ़ा इनके साथ इलेक्शन लड़ेंगे। और एक ज़हन में रखिएगा, मुस्लिम लीग नून के साथ इनका इत्तेहाद नहीं होगा, तहरीक इंसाफ के साथ भी इनके इत्तेहाद के इम्कानात नहीं है, पीपल्स पार्टी इनके साथ इत्तेहाद में है ही नहीं।
और ना ही कोई मजहबी जमात होगी जो इनके साथ इत्तेहाद जिसके साथ ये करेंगे। ये अपना इंडिपेंडेंट अपने निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ के इनका जो जहन जो है, जो इनकी चीज़ है, वो कहते हैं जी हम जिस मिशन पे चले हैं, अगर किसी ने हमारे साथ आना तो हमारे साथ आ जाए। अगर ये कोई कहे कि हमें अपने साथ नथी करके हमारे असल मिशन से हमें हटा के हमारा कोई सियासी फ़ायदा ले सके, वो इसके लिए आपको पता है इस मार्च के दौरान बहुत से लोगों ने इनसे राब्ते किए। एक तरफ कुछ राब्ते होते थे, एक तरफ कुछ राब्ते होते थे। तो ये सारी चीज़ें जहाँ हमें पता तो उनको ही पता है। या सर आने वाले दिनों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो किसी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं कर रही, ये उनके ज़िम्मेदारान ने मुझे खुद कहा है। और आइंदा आने वाले 2 से 3 दिनों में बड़ी अहम शख्सियात जो है ना मजहबी, वो खादिम हुसैन रिजवी साहब के उसके मौका पर भी होंगी, और जो अमीर हैं साद रिजवी, इनके साथ मुलाकातें भी करेंगी, और वहाँ पे आपको नज़र भी आ जाएगा कल से हो रहा है। आप ये देखें ना कि मामला कैसे तय हो गए हैं कि आज बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि उर्स के हवाले से कितना इलाका जो है उस वहाँ पे कितनी मार्केटें, शॉप्स बंद रहेंगी 1 किलोमीटर के अंदर अंदर। सिक्योरिटी के इंतजाम क्या होंगे, किस तरीके से सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी, किस तरह से आने वाले लोगों को वहाँ पहुँचेंगे, कोई रोड जो है कहाँ से ब्लॉक होगा, कहाँ से नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। लेकिन ये बहुत खुश आइंदा है इस पाकिस्तान के लिए, ये बहुत बेहतर है इस मुल्क के लिए, ये बहुत बेहतर हुआ हुकूमत के लिए भी। अगर ये ना होता तो कोई भी आइंदा जो है इस मुआहदे में आने के लिए तैयार नहीं होना था। इससे हुकूमत को एक एज ज़रूर मिला या सर कि बहुत बड़ा एक मजहबी हल्का जो उनके पास गया था, बहुत बड़ी बड़ी दरगाहों के जो ज़्यादा नशीन थे, बहुत से जो थे इसके अहले सुन्नत के जो रहनुमा थे, अब उनको वो कह रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के कि हुकूमत ने अपने वादों को पूरा किया है। राना साहब, हुकूमत को क्रेडिट जाता है, मान लिया, हुकूमत को भी क्रेडिट जाता है दोनों धड़ों की जानिब से जो मुआहिदा हुआ और जिसने सहूलतकारी के लिए खिदमात सर अंजाम दी, तमाम लोगों को क्रेडिट जाता है। लेकिन हुकूमती वज़ीर आज के दिन ये कहें कि इंतहा पसंदी उरूज पे पहुंच चुकी है, हमारे मदरसों के अंदर इंतहा पसंदी होती है, हमारे स्कूल्स के अंदर इंतहा पसंदी है, थानेदार जो होता है वो मुसालहतकारी का जो तरीका है वो सर अंजाम दे सकता है। तो इस तरह की बातें, इस तरह के अमल को सबूताज नहीं कर सकते। दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन माजी में तो बहुत कुछ ऐसा होता रहा है। माजी में आप देखें ना बहुत कुछ होता भी रहा है, और ये ज़रूरी नहीं कि आप उस मामले को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ ले जाएं। लाजमी नहीं कि ये मामला उस तरफ गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमती वज़रा को इस जो इन हालात के तनाज़र में ऐसे बयानात देने से गुरेज़ करना चाहिए। देखिए, एक मामला सुलझ गया है। मुझे आज बताएं कि जो खदशा जाहिर किया जा रहा था, कुछ लोग कह रहे थे जब साद रिजवी साहब रिलीज़ होंगे तो उसके बाद जनाब एक बड़ी रैली होगी, बड़ा कुछ हो सकता है। क्या आज कुछ हुआ? पाबंदी है, वो पाबंद हैं वो अपने वादों पे, और उन्होंने उस पर अमल किया है। कोई ऐसी बात नहीं हुई ना। आए हैं, देखें जाके वो जिन जिन घरों में होके आए हैं, वो अभी मीडिया पे तो नहीं आया लेकिन मुझे पता है वो जिन जिन घरों में होके हैं, जिनकी अयादत करके हैं, इस वक्त अपने घर के अंदर मौजूद हैं। कोई ऐसी बात नहीं, कोई कुछ नहीं है। पुरअमन लोग जो होते हैं वो पुरअमन रहते हैं। जो पुरअमन नहीं होते, चाहे वो जुलूसों की शक्ल में हो, चाहे वो जत्थों की शक्ल में हो, चाहे वो अकेले हों, उनके मामला कुछ और होते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर एक तीसरी बड़ी, मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ ये इसलिए बड़ी तीसरी सियासी कुव्वत इसे कह रहा हूँ कि इस सियासी कुव्वत ने 3 सूबों के अंदर आपको नज़र आ जाएगा कि वाज़े वोट बैंक इनका नज़र आएगा आपको। चलें, आपको वोट बैंक इनका नज़र आ रहा है तो दूसरी जानिब हम फिर इसको साथ जोड़ लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पंजाब के अंदर या ओवरऑल आपको रिवाइवल नज़र आ रहा है? क्या नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की जो पेश गोइयाँ हैं, जो ख़बरें हैं, वो सदाकत में तब्दील हो सकती? नहीं, असल मैं आपको एक तो क्लियर बता दूँ, मियाँ नवाज शरीफ बोला ज़रूर है, लेकिन अगर आप ये कहें कि मियाँ नवाज शरीफ इतना बोला है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाए, वापस नहीं आ रहे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये जो चहम गोइयाँ चल रही हैं, ये जो ट्वीट्स चल रहे हैं, ये जो दावे चल रहे हैं कि वो फरवरी तक पाकिस्तान में होंगे, पहले दिसंबर तक था, नवंबर था, याद करें, फिर दिसंबर हुआ, अब फरवरी। मैं आपको एक बात बता दूं, मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक़्त तक पाकिस्तान नहीं आ रहे जब तक उन्हें यकीन नहीं होगा कि उन्हें रिलीफ मिलेगा। तो अभी तक उन्हें यकीन नहीं है, अभी तक उन्हें यकीन नहीं है। नहीं, आपको कहीं से इशारा मिलने के इम्कान हैं? नहीं, कोई इशारा नहीं मिल रहा उन्हें। इशारा मिल रहा होता तो कल जो हुआ है वो होता।
चाहे इशारा, आप इसको इशारा कहते नहीं आ रहे। मेरी आज एक जुम्मेदार शख्स से बात हुई, मैंने कहा जी मियाँ नवाज शरीफ, उसने कहा जी मुझसे वो बड़े उनके करीब तरीन हैं, उन्होंने कहा जी नहीं आ रहे। मैंने कहा जी वो, उसने कहा जी मैं आपको लिख के देता हूँ नहीं आ रहे। मैंने कहा जी वो तो कह रहे आ रहे हो, कहता नहीं बिल्कुल नहीं आ रहे मियाँ नवाज शरीफ नहीं आ रहे। उन्होंने कहा मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो आने के लिए नहीं बाहर के, लेकिन अब तो आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हक भी दे दिया वोट डालने का, तो अब तो वो वोट भी डाल सकते हैं, बल्कि उनके बेटे भी डाल सकते हैं, वोट ही डालना है ना, और वहाँ से इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। मेरा ख्याल वोटों का इजाफा हो गया। हाँ वोटों का इजाफा हो गया। देखें आप तो उन्हें बरतानिया से बैठ के वो वोट डाल सकते हैं, उनके साहबजादे भी डाल सकते हैं वोट। तो अब तो ये तो बड़ा गवर्नमेंट ने उनके लिए भला कर दिया, लेकिन वो मियाँ नवाज शरीफ नहीं आ रहे। चंद दिन पहले मैं आपको ये बता दूँ, चंद दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने अपने चंद करीबी दोस्तों को ये कहा कि मैं मामलात को दुरुस्त करना चाहता हूँ, लेकिन भतीजी मेरी मेरे मामलात को दुरुस्त नहीं होने देती। उन्होंने कहा जी मुझे अगर किसी जगह पे दुरुस्ती की मैं कोशिश करता हूँ, मैं मामलात को 80 पे लेके जाता हूँ, अचानक ही आती है 0 पे ले जाती है। और मैं जब इसकी शिकायत, मैं जो भी काम करता हूँ बाबूजी से इजाज़त लेके करता हूँ, बाबूजी के नोटिस में ला के करता हूँ, लेकिन जब मैं काम कर लेता हूँ तो फिर ऐसा मुझ पे पानी फिर जाता है कि उस पर बाबूजी भी नहीं बोलते, और बाबूजी फिर उसकी बैक करते हैं। ये उन्होंने अपने बड़े करीबी लोगों से कहा। तो उस वक्त उन्होंने कहा जी मैं, चूँकि हमारे ख़ानदान में रवाज है कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, मैं बाबूजी के ख़िलाफ़ कभी नहीं जा सकता, लेकिन मेरी भतीजी कभी भी मेरे ख़िलाफ़ जाने से बाज नहीं आती, ये कहा। तो फिर उन कहा कि मियाँ नवाज शरीफ की वापस, ने कहा नहीं मियाँ साहब उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक हालात नहीं होंगे, और हालात के लिए कुछ तरीक़ेकार होता है या सर, हालात के लिए कोई और मामलात होते हैं, ज़हन में रखिएगा। चले मैं आपको एक और बड़ी खबर, जहाँ से मैंने कहा मैं शर्त लगा रहा हूँ उन तमाम बड़े बड़े नामों से भी जो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ अगले साल में भी नहीं आ रहे। आपको एक और चीज़ बता दूँ, मैं तहरीक को फाइनल, ये जो एहतजाजी तहरीक है ना, इसको फाइनल रंग देने के लिए दोबारा से मुस्लिम लीग नून को ये कहा गया है कि जनाब हम तहरीक को फाइनल रंग इस सूरत में देंगे अगर मियाँ नवाज शरीफ आके पाकिस्तान में तहरीक की क़यादत करते हैं। नहीं भी क़यादत करते हैं, मियाँ नवाज शरीफ आ जाएँ। उस पर उन्होंने कहा जी नहीं आ रहे। मैं एक और साथ आपको खबर दे देता हूँ, आपने तो पेंडोरा बॉक्स मैं खोल देता हूँ ना, चूँकि मैं आज जहाँ जहाँ से होके आया, शहबाज शरीफ और बिलावल के साथ होने वाली मीटिंग, उसके बाद दीगर लोग जो दरमियान में आए जिसमें खुर्शीद शाह साहब भी शामिल हैं, उन मीटिंगों में बड़ा कुछ तय हुआ। उन्होंने कहा जी इन हाउस तब्दीली होगी तो क्या होगा। आपको पता है इन हाउस तब्दीली में शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं नहीं वज़ीर आज़म बनता। उन्होंने कहा मैं बनने की कोशिश भी करूँगा तो मुझे घर से नहीं बनने देना। फिर फैसला हुआ किसको करना है बना दे, उसने कहा जी निकला जी राजा परवेज़ अशरफ को। ये मैं आपको बिल्कुल क्या, उन्होंने कहा फिर उनको राजा परवेज़ अशरफ साहब वज़ीर आज़म बने, चंद दिन के लिए, चंद दिन के वज़ीर आज़म नहीं होते वो, बने कुछ आगे आइन तरमीम करें, इलेक्शन के हवाले से फिर असम्बली डिज़ॉल्व कर दें। तो नून लीग के अंदर एक शख्स ने कहा क्या कर रहे हैं मियाँ साहब, एक मीटिंग क्या कर रहे हैं आप, दिखाना इन्होंने राजा परवेज़ अशरफ है, आना किसी और ने है, और फिर आप आके रोते रहेंगे कि हमारे साथ हो क्या गया है। तो ना नवाज शरीफ साहब ने आना है ना इन्होंने आगे जाना है ना। यानी ये गेम यहीं पे घूमती रहेगी। ये जिस तरह के बयानात आते हैं ये अगले इलेक्शन तक इसी तरह के बयानात हमें सुनने को मिलेंगे। ना तहरीक अदम एतमाद होगी, ना कोई और तहरीक अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। नाज़रीन दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से अब बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से आज काबीना ने बेशुमार सवालात किए हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से। इलेक्शन कमीशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसका इस्तेमाल आइंदा इंतखाबात में मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसके इस्तेमाल में मुश्किलात क्या हैं, तकनीकी उज़र क्या है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर महमूद दिलशाद साहब ने। कंवर साहब बहुत शुक्रिया आपके। कंवर साहब क्या समझते हैं कि आज के दिन तक जिस तरह की कानून साजी हुई और जिस तरह हुकूमत बज़िद है ईवीएम के ऊपर ही, और ऑपोजिशन को यह है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, कानून तो मंजूर हो चुका, अब इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन क्या बचता है? इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान के पास बेपनाह इख्तियारात हैं
जो कि जिसका इदराक ना तो हमारे कानून साज मेंबरों को पता है ना अपोजिशन को पता है। मैं बता देता हूँ क्या इख्तियारात है। उसमें इख्तियारात हम चूँकि दौर गुजरे हैं, हमें सब देखा है हमने। उसमें ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आईनी तौर पर यह इख्तियार दिया गया आइन की आर्टिकल 218 के तहत कि आपने शफाफ इंतखाबात कराने, सिक्रेसी के साथ, गैर जानदारी के साथ बड़े फेयर इंतखाबात करवाना और करप्ट प्रैक्टिस को गार्ड करना, खत्म करना है। करप्ट प्रैक्टिस का जिक्र है। सही। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अपने तफाजात का इज़हार करते हुए कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आती है, जिसमें ना राजदारी है ना शफाफियत है, इसमें टेम्परिंग भी है, इसमें आपका चिप तब्दील हो जाए तो सारा वोट आगे पीछे हो जाएगा, और साथ उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर तब्दील हो सकता है। इस लिहाज से ये जो सिस्टम जो है ये धांधली के दरवाजे खोल देगा और वोटों की खरीद फरोख्त का बाजार गर्म हो जाएगा। तो ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, ये जो उन्होंने सेनेट की कैमा कमेटी में पेश की थी। तो ये मैं इसलिए उन्होंने मैं एक बात, दूसरी बात ये है हमारे कानून साज ठीक है, राइट बनता रहता है, लेकिन आइन ने जो इख्तियारात दिए हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, तो ना तो प्राइम मिनिस्टर साहब के लॉ मिनिस्टर ने, ना उनके जो बड़े बड़े आइनी और कानूनी माहिरीन हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आइन के आर्टिकल 222 में ये इख्तियारात दिए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अगर महसूस करे कि कोई ऐसा एक्ट पास हो गया है पार्लियामेंट में जो कि आइन से मुतसादम है, उनकी खुद मुख्तारी शफाफ इंतखाबात की राह में रुकावट है, तो वो आप उस पर अमल दरामद ना करें। तो अब इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आर्टिकल 218 को 222 को मिला के पढ़ें, उसमें ये इख्तियारात हैं। लेकिन बहरहाल हुकूमत के साथ महाजराई किसी ने नहीं करनी होती, किसी इदारे ने भी, तो ये अपना एक होमवर्क बना के अपना पूरे तमाम साहब आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात है साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के। आप मुझे बता दें, क्या आप भी रहे हैं, बड़े पुराने सीनियर आदमी हैं, इन इख्तियारात को आज तक इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, और आज तक जितने इलेक्शन हुए हैं उनके हवाले से कभी ये नहीं कहा गया ये इंतखाबात साफ शफाफ है? ये दुरुस्त कहा आपने, इसलिए कि ये वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। आइन और कानून तो वही है, उस पर अमल दरामद करने के लिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हजरात तशरीफ लाते रहे, ये उनकी इलेक्शन कमीशन के मेंबर जो चारों हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने इख्तियारात को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ नहीं देखते। अब जो कि हालात बदल गए हैं, सोशल मीडिया भी आ गया, आज़ाद मीडिया आ गया है, आज़ाद मीडिया ने तो पुलिस तक भी आंखें खोल दी हैं। तो अब जो इलेक्शन कमीशन आया है वो एक ऐसा आया है जो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट से आए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर चीफ सेक्रेटरी रहे। जब उन्होंने आके ये देखा कि हमारे पास तो बड़े इख्तियारात है, सारा कुछ मामला हो रहा है, और डस्के की रिपोर्ट ने तो उनकी आंखें खोल दी कि जनाब डस्के की रिपोर्ट में अब मालूम हुआ कि जनाब ये सारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अमला जो होता है ये तो ब्यूरोक्रेसी के कठपुतली होते हैं। वो रिपोर्ट इतनी शानदार आई है, राणा साहब पढ़े उसको, बड़ा शानदार रिपोर्ट आई है, उसका जो रिजल्ट आने वाला है 3-4 दिन में। कमर दिलशाद साहब आपकी इन बातों को मिन्नो अन तस्लीम करते हैं, इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात को भी मानते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि अब मरे हुओं के वोट निकल जाएंगे। तो अब ईवीएम के जरिए आपको खदशात क्या हैं कि ईवीएम के जरिए अगर तो राजदारी की बात है, उसके अलावा खदशा क्या हो सकता है? नहीं, बात तो फरमाया, तो बात यह है इलेक्शन कमीशन ने अपने एतराज़ात पेश किए हैं, तो हुकूमत के पास बड़े बड़े अच्छे इदारे हैं, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े अजीम माहिरीन बैठे हुए हैं। इसी तरह हमारे जो PTCL के जो बड़े बड़े कामयाब हैं, जो पूरे पाकिस्तान में उन्होंने इंटरनेट बछाया हुआ है, इन सब की खिदमात हासिल करके जो ये शकूक व शुबात के मामलात आ रहे हैं वो दूर कर दें। इससे बेहतर निज़ाम नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, हम इसकी तायद करते हैं। मैंने 2009 तक इसकी सपोर्ट किया, मैंने बाकायदा उस पर हमारे फाइल रखी हुई है। डॉक्टर साहब, डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट आ गई, बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बड़े अहम इंकशाफात हैं। सेनेट इलेक्शन में भी लेन देन की वीडियो सामने आ गई, अफराज सामने आ गए, सारा कुछ हो गया, शहादतें भी सामने आ गई, उस पर कोई रिपोर्ट नहीं आई, उस पर एक्शन नहीं हुआ, डस्के के मामले में एक्शन हो गया, तो क्या यह दोहरा बयान नहीं?
यू राइट। मैं आज की थोड़ी सी मैं अब तो इलेक्शन तो मैं तो तर्जमान तो नहीं हूँ, हम तो बाहर बैठे हुए हैं, हम तो अपने तजर्बे की बना बात करते हैं। उसमें सबसे बड़ी अहम बात जो जैसे हमें सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी की जो वीडियो का जिक्र आप फरमा रहे हैं, उसमें जो जिन्होंने शिकायत की थी, जो कंप्लेनेंट की थी अकरम चीमा साहब हैं और जो चंद दोस्त हैं, वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन में पेश ही नहीं हो रहे। वो बार बार उनको नोटिस भेज रहे हैं कि आप आए हमें बताएं, जवाब ही नहीं दे रहे, वो आते ही नहीं। अब मूसा गिलानी तो ठीक है, अब अगर वो साबित हो जाए, वो अपने बाकायदा पेश हो जाए, वो सबूत पेश कर दें, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए। मूसा गिलानी को बाकायदा डिस्क्वालीफाई करें या नहीं। कंवर साहब ये मैं कहता कलामी के लिए माजरत, क्या आप ये नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो खुद नोटिस ले ले? जनाब नोटिस जब लगे तो खुद आए तो बात करें ना। जिन्होंने शिकायत की है बताएंगे आपके भी आपके पास ही है। अब आप ये देखेंगे फाज चौधरी साहब ने तो बड़े अजीम अच्छे आदमी हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने जाके माफी मांग ली, ठीक हो गया, चले खत्म बात। को माफी नामा तो जब आ जाता है तो अदालतें भी माफ कर देती हैं। आप दूसरी बात, आजम साले साहब जवाब ही नहीं दे रहे, वो आते ही नहीं। वो फैसल वाडा साहब जो है वो आते ही नहीं। अब बार बार नोटिस। तो ये तो हमारी अदालती सिस्टम में राणा साहब बड़ी पेचीदगी है। आप ये देखें कि जनाब क्या क्या केस हो रहे हैं कि अभी तो पेश ही नहीं होते। क्योंकि वो इख्तियारात नहीं है जो इंडियन इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास है। इंडियन इलेक्शन कमीशन का इख्तियारात, इंडियन इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी को नोटिस नहीं भेजता, एक दफा तलब करता है, अगर उस पर तलब अगर ना आए तो वो खुद उसको बरतरफ कर देता है, जेल भेज देता है। उन्होंने मान लिया ईवीएम पे नहीं मानते चीफ इलेक्शन कमीशन साहब, वो कहते मानना पड़ेगा भाई, क्यों नहीं मानेंगे भाई, मानेंगे। चले अगर उन्हें मानना पड़ेगा तो फिर इसमें आप समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन इसी पे होंगे? नहीं, इस पर स्टेप बाय स्टेप करें राणा साहब। बात यह इंडिया ने अगर 25 साल लगाए हैं 1980 से लेकर 2005 तक, तो अभी 1.5 साल में तो नहीं होता है। हम ये कह सकते हैं बड़े बड़े शहरों में करवा दें, अब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसमें ही करवा दें, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन मार्च अप्रैल में हो रहे हैं इसमें ही करवा दें, ताकि इसकी सारी खामियां दूर होती जाएं और जो हमारा बड़ा इलेक्शन आए उसमें चंद बड़े शहरों में करवा दें। इसके बाद इलेक्शन तो हमारे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह होते ही रहेंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाई स्टेप ले जाएं। लेकिन इसको तजर्बे को करना चाहिए, इसको 10 जिलों में करें या हर जगह करें या भी करें, कम से कम इसको स्टेप बाई स्टेप शुरू कर देना चाहिए। इससे मनरस नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम बहुत अच्छा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, मैंने इससे बड़ा काम किया। लेकिन कंवर साहब आप देखें, आपने कहा मैंने 2009 तक इसकी हिमायत की, वज़ीर आज़म भी कहते हैं 2008 में इलेक्शन कमीशन खुद चाहता था कि ईवीएम के जरिए इलेक्शन हो, तो अब इलेक्शन कमीशन के बैकफुट पे जाने की वजह क्या नजर आती है? नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा 2008 में हुआ। इलेक्शन कमीशन ने बार बार खत लिखे, मैंने खत लिखे उस वक्त की गवर्नमेंट को कि जनाब इस पर कानून साजी कर लें, उन्होंने कानून साजी नहीं की। और नोट लिखा फाइल के ऊपर चीफ इलेक्शन कमीशनर काजी फारूक साहब का कि जनाब आप कानून साजी करें ताकि हम इसको आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने कानून साजी तो नहीं की। वक्त गुजरता चला गया, जरदारी साहब का दौर चला गया, नवाज शरीफ का दौर चला गया। हाँ, ये इमरान खान साहब का जाता है क्रेडिट कि उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी मराद दी है, बहुत मराद दी है, जो आज तक हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी मराद नहीं मिली। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को जदादें बच गई, उनके जो कब्जा होता था वो खत्म कर दिया, माफिया ग्रुप खत्म कर दिया, उनको अटॉर्नी का इख्तियार दे दिए गए। पाकिस्तान में भी उनके लिए अदालतें बन रही हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए बड़ा काम किया है। वो तो हम मानते हैं, इसलिए तो इमरान खान साहब का हुकूमत का क्रेडिट जाता है। और हम ये भी मानते हैं कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो छोटी मोटी जो होती हैं टेम्परिंग करने के लिए पुरजे इसको हुकूमत भी खत्म कर सकती है। और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन भी अपने जो भी खदशात हैं वो बता दें। जो बड़े बड़े आप समझते हैं ये बेहतर है और इससे काफी बेहतर, लेकिन क्या पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमातें हैं वो इससे बेहतर क्यों नहीं समझती? वो सब सियासी गेम होती है, ये आपको पता है ना, उससे ज्यादा आप जानते हैं कि सारे आप इनकी नब्ज को जानते हैं। ये बाहर कुछ कहते हैं, अंदर कुछ कहते हैं, ये सारे मामलात होते हैं। इनके जो भी इनके दलाइल आए हैं वो कोई ऐसी कोई ज्यादा हम तो समझते हैं जिसमें कोई ऐसी दलाइल नहीं थे। नबील गबोल साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि जी आज भी कहा एक और प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी मैंने जाके इस मशीन का मुआयना किया और मैंने तीर पे मॉल लगाई, तीर पे मैंने उस पर बटन दबाया कि पीपल्स पार्टी को वोट, लेकिन देखा तो वो तहरीक इंसाफ को वोट था। क्या ऐसा मुमकिन है? ये नहीं, ये ऐसे ये। अच्छा कंवर साहब इसमें ऐड कर लें, आज उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा है कि मैंने अपना शनाख्ती कार्ड एंटर किया तो ऊपर नाम ही किसी और का लिखा आया।
नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये तो बड़े सोच समझ के शिबली फराज साहब ने बड़ी मशीनें बड़ी सेट करके दी हुई हैं, बंदे खड़े हुए हैं। ये तो नहीं हो सकता ना। अब शनाख्ती कार्ड आप बटन दबाएं, तहरीक इंसाफ का निकला है, तीर का बटन दबाया निकला है तहरीक इंसाफ, ये नहीं हो सकता। ये सारी बातें ऐसा नहीं होती, प्रैक्टिकल बातें ऐसे नहीं होती, ऐसी धांधली नहीं हो सकती। और अंदर तरीके हैं, चिप बदल दें, चिप वो तो है इसके अंदर। इंडिया में भी चिप बदलते रहते हैं। मैंने खुद इंडियन के चीफ इलेक्शन से बात की थी जब मैं गया था, तो मैंने कहा जी हमें तो ये बताया गया है कि इसकी चिप बदल देते हैं और इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर बदल देते हैं। ये मुझे बताया था हाई कमिश्नर जो थे हमारे इंडिया में, शाहिद मलिक साहब ने, कि जनाब आप जा तो रहे हैं मिलने के लिए, तो जरा मैं आपको एक खास बात आपको डॉक्यूमेंट दे देता हूँ, ये जरा पढ़ लें, ये सवाल करें इनके ऊपर आप। जब मैंने वो सवाल किए तो बड़े वो लोग बड़े ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। उन्होंने कहा सदर शाह साहब बात यह है कि हम कितनी सिक्योरिटी कर लें, जो मुजरम होता है ना वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है जुर्म करने के लिए। अब जितनी मर्जी हम इसमें अपना कर लें, सेफ गार्ड कर लें, तो कोई ना कोई तो मुजरम तो होते ही है ना। लेकिन बहरहाल हमारा काम होता है कि अगर कोई निशानदाही करता है तो हम उसको दूर करने की कोशिश करें। डस्का इलेक्शन में साबित हो गया जी कि ब्यूरोक्रेसी के एंटर हैं सारे, जितने प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, नीचे अमला जितना होगा सारा होगा। अब नया अगर मैं 1% कहता हूँ ईवीएम में नहीं जाते, उसी तरह तरीका इख्तियार करते हैं, तो फिर हर दूसरा हल्का जो है डस्का इलेक्शन की तरह ही होगा। नहीं, इंशाअल्लाह जिस अंदाज से रिपोर्ट हमने पढ़ी है, आपने ही पढ़ी होगी, अब इसका जो एक्शन होने वाला है 1 हफ्ते में 10 दिन में, तो वो फिर आप उस एक्शन के बाद पूरे पाकिस्तान में किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने, चीफ सेक्रेटरी ने, आईजी ने इलेक्शन के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना। तो ऐसे इतनी इबरतनाक सजा उन्होंने देनी है। अच्छा कंवर साहब, एक आखिरी सवाल, क्या समझते हैं जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि ये जो मशीन है ये नादरा के डेटा से लिंक कर दी गई है, अगर ये लिंक कर दी गई है तो कितनी खुशाइंद बात है या कितनी तशवीशनाक बात है? दूसरा ये कि आप क्या समझते हैं कि अगर डेटा लिंक कर दिया गया है नादरा के जरिए, तो फिर तो इंटरनेट की सहूलत भी आपको मुयस्सर होनी चाहिए, तो दूर दराज इलाकों में होती नहीं है, तो वहां पर क्या तरीकाकार अपनाया जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में ये खबर जो आप बता रहे हैं वो इंटरनेट के साथ जो मुंसलिक है ना, वो है आपका इंटरनेट वोटिंग बैलेटिंग जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, वो नादरा के साथ इंटरनेट है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कोई लेन देन नहीं नादरा के साथ, ये बिल्कुल बगैर इंटरनेट के है। इसमें बाकायदा जो है बिल्कुल सादा सी मशीन है, इसमें कोई इंटरनेट का सवाल नहीं है, इसमें हैक नहीं हो सकती। टेम्परिंग होने के तो इलेक्शन कमीशन ने बड़े सबूत पेश तो नहीं कर सके, लेकिन डेटा तो सर नादरा की जानिब से दिया गया होगा ना? नहीं, वो इलेक्टर रोल जो होगा ना, हमारे इलेक्टर रोल जो इलेक्शन कमीशन ने तैयार किए हैं वो उसमें डाटा जाएगा, उसमें नादरा कोई ताल्लुक नहीं है। सही। राना साहब आखिरी कोई सवाल करना चाहते हैं? तो आप समझते हैं कि इस दफ़ा ईवीएम पे इलेक्शन जो होंगे उसी बुनियाद पर बल्दियाती या दूसरे हो जाएंगे? अब ये एक ज़मीनी इलेक्शन लाहौर में होने जा रहा है, इस पर इलेक्शन कमीशन साहब ने वाज़ेह इनकार कर दिया कि इस पर नहीं हो सकता। अगर इस ज़मीनी इलेक्शन में हो जाता एक हल्के में, तो आप नहीं समझते थे काफ़ी मामला सामने आ जाते? ये बहरहाल इस पर हमारे शिबली फराज साहब को मुलाकात करनी चाहिए थी चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से कि जना आप इस पर करवाएं, हम आपको तसल्ली दिलाते हैं, जो हम मशीन लेके आए हैं इसमें बिल्कुल साफ सुथरी मशीन है, तो आप इसको तजर्बा करके देख लें, अगर इसमें कोई गड़बड़ होती है तो हमें बता दें कहाँ गड़बड़ होती है। तो जरा शिबली फराज साहब को चाहिए था कि चीफ इलेक्शन कमीशन को एतमाद में लेकर उसको कोशिश करते। अब बड़ा टाइम है, 15-20 दिन पड़े हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाने में क्या देर लगेगी? इलेक्शन कमीशन की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बड़ी मजबूत है और चाहे तो नादरा की खिदमत हुकूमत इस पे अमल दरामद करवाना चाहती है और शफाफ तरीके से आगे बढ़ना चाहती है, तो तमाम स्टेक होल्डर्स से मिल बैठ के बात करनी चाहिए। अगर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई सुकम है, तो उसे दूर कर लेना चाहिए और इसका इम्प्लीमेंट जो है वो इस तरीके से करना चाहिए कि उस पर बाद में उंगली ना उठे। बहुत शुक्रिया कंवर मोहम्मद दिलशाद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इशूज़ पे बात शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात एक तरफ, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एतराज़ात एक तरफ, हुकूमती मौक़िफ़ इस पे क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत ने एतमाद में लिया
या अपोजिशन एतमाद में आई नहीं, ये एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रमेश कुमार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। रमेश कुमार साहब, सबसे बुनियादी बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का तरीकाकार मौजूद है, लेकिन आज तक उसे इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए कि उसमें नुक्स होता है। जब आप पार्लियामेंट के अंदर वोट को गिनने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का तरीकाकार इख्तियार नहीं कर सकते, तो फिर पूरे पाकिस्तान में आप किस तरह उसे राइज कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि पहले अगर आप बाजी में चले जाएं तो लोगों को बैंक के अंदर जो है वो कोई आता ही नहीं था कि बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन कैसे करनी है। मगर आज मुझे बताएं, आज मैं अचानक बैंक में गया तो एमसीबी में गया तो मैंने मैनेजर से पूछा कि बैंक में लोग नहीं है, तो कहने लगा डॉक्टर साहब आजकल यहाँ पे भी ये ई बैंकिंग जो है वो शुरू हो गई है। तो ये सिस्टम जो बनता है, लोग जो है वो कभी किसी को बेनजीर इनकम सपोर्ट से पैसे लेना नहीं आते थे, आज देखें कि वो लोग माहौल हर एक को समझा देता है। हाँ, टाइम जरूर लगता है कि मैं अगर कहूँ कि ये जो ईवीएम का सिस्टम है या ओवरसीज वोटिंग का सिस्टम है या सेंसस हैं, ये सारे जो है 1.5-2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन इतनी हमारी कैपेबल है, नादरा इतना कैपेबल है कि ये सारा सिस्टम 2 साल में हो सकता है। ये क्वेश्चन मार्क जरूर है कि इलेक्शन अगर 2 साल में करानी है जो टाइम पे, तो फिर थोड़ी सी चीजें ये मुश्किल जरूर लगती है। वोटिंग होना दुनिया के अंदर चलती है। हाँ, उधर कोई ऐसी मिसहैप नहीं हो तो उसके लिए अगर अमेरिका के अंदर क्यों जो है वो ट्रंप ने जो है वो रिजल्ट की मानी, क्योंकि एक सिस्टम था। अब वो सिस्टम को बेहतर कैसे बनाया जाए, अपोजिशन भी उसके ऊपर जोर दे, इलेक्शन कमीशन भी उसके ऊपर जोर दे। ईवीएम पास हुआ है, कोई किसी की मशीन पास नहीं हुई है कि यही वोटिंग मशीन जो है वो हमें चाहिए। वो पूरे ले दुनिया के अंदर जहां पे भी ईवीएम का सिस्टम चलता है वहां से वो आइडियाज ले, वहां पे जाएं, विजिट करें, एक पार्लियामेंट्री वक्त बने, सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसमें शामिल हो तो जाएं, क्योंकि जब तक इन चीजों के ऊपर कंसेंसस नहीं होगा तब तक तो पाकिस्तान में तो वैसे ही जो इलेक्शन हारता है, जो कोर्ट में भी केस हारता है, वो भी कहता है कि मेरे साथ ना इंसाफ। डॉक्टर साहब, रमेश कुमार साहब, आप हुकूमती पार्टी से हैं, उनके अहम तरीन मेंबर भी हैं, मीटिंग्स में भी बैठते हैं। असम्बली के अंदर तो, पार्लियामेंट के अंदर तो आपने दंगल जीत लिया, अवामी दंगल जो है वो कब जीतेंगे? अवामी दंगल अभी तो नहीं है, उसमें तो 2 साल है। नहीं, अवामी दंगल इसको मैं कह रहा हूँ हुजूर, ये जो महंगाई का अवामी दंगल है जिसमें हर चीज़ महंगी हो गई है, इवन मौत भी महंगी हो गई है, मरने से मैंने इतनी महंगी मेडिसिन मिलती है कि अब हर चीज़ महंगी, ये दंगल कब जीतेंगे? देखिए, मैं इशू 2 है इसमें। एक इंटरनेशनल जो है इन्फ्लेशन जरूर है, दूसरी मैं समझता हूँ हमारे पास मिसमैनेजमेंट। और खान साहब की, प्राइम मिनिस्टर की जितना एहसास, जितनी भी उसकी ख्वाहिश है कि लोगों को, माना जो गरीब तबका है उसको मैं ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दूं। अब रिलीफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा करप्शन है, जिसको मैं करप्शन समझता हूं कि जो रिलीफ दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम जो है ना, लोगों के पास एक गुड ह्यूमन बींग्स है ही नहीं। गुड ह्यूमन बींग्स हो ना, मतलब किसी की तकलीफ का एहसास हो, वो यहाँ पे लोगों के अंदर है ही नहीं। मैं जिसको भी देखता हूँ किसी के साथ, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे बाहर हो, चाहे बस हो, चाहे कोई गाड़ी आ रही हो, अब दुनिया के अंदर जाएं, कोई बूढ़ा रोड से जाते हुए देखेगा, वो बंदा गाड़ी दूर रोक लेगा कि मैं उसको देखूं कि वो क्रॉस हो जाए। मतलब आप एम्बुलेंस अगर आ रही है, दुनिया के अंदर एम्बुलेंस आ रही है, तो जब एम्बुलेंस गुजरती है लोग उसके एहतराम में साइड में गाड़ी खड़ी कर देते हैं। व्हाट इज दिस? तो लोग, हमारे लोग बाहर जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसी से मुतल्लिक सवाल है, क्या समझते हैं पूरी काबीना के अंदर कितने वज़रा ऐसे हैं जिन्हें अवाम का दर्द है और अवाम की उमंगों के मुताबिक ही वो काम कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुझे खान साहब के अंदर एक दर्द नजर जरूर आता है। काबीना की बात कर रहा हूं सर। काबीना के अंदर मुझे तो ऐसा कोई बंदा नजर नहीं आता है जिसको चाहे मैं मुशर्रफ के साथ भी था, चाहे मैं नून लीग के साथ था, चाहे यहाँ पे मैं गुड ह्यूमन बींग्स भी कम देखता हूँ, जिसके अंदर जो एहतराम का एक रिश्ता हो,
इज्जत का, मोहब्बत का, उम्र का लिहाज, तो तरबियत मैं तो लेक्चर देता हूँ एथिक्स के ऊपर। मैंने तो खान साहब को एक दिन कहा, मैंने कहा सर मुझे आप थोड़ा टाइम कभी कभार दिया करें कि मैं इस पार्लियामेंट के अंदर एथिक्स के ऊपर लेक्चर दूं। जैसे मैं NDU में जाता हूँ, मैं कभी स्टाफ कॉलेज में लेक्चर के लिए जाता हूँ एथिक्स के ऊपर, तो कभी कभार फॉरेन पॉलिसी में देता हूँ, तो कभी मेरी ख्वाहिश होती है मैं एथिक्स के ऊपर दूं कि उन ब्यूरोक्रेट्स को, उनको भी मैं देता हूँ कि यार आप गैर जरूरी झूठ क्यों बोलते हैं। आपका बॉस अगर कोई अंदर बैठा होता है और आपसे पूछा जाता है कि मैं आपको एक परसों की मिसाल बताऊं, मैं कहा है बहुत आला ग्रेड के जो है वो एक पॉलिटिशियन से मिलने गया, तो मैंने उनको कहा कि मुझे मिलना है, तो उसके PS ने और उसके CFO ने कहा कि नहीं वो अंदर मौजूद नहीं है। 20 ग्रेड का ऑफिसर था, वो अंदर मौजूद नहीं है। तो जब मैंने कहा मौजूद नहीं है, मैं नीचे उतरा, तो जो उनके गार्ड और जो लोग भी खड़े थे, उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब आप बहुत इज्जतदार बंदे हैं, ये कल की इनको कुर्सी मिली है जिसकी वजह से इनको पता नहीं है कि इज्जतदार बंदा क्या होता है। आप 20 सालों से हमारे पास आते रहते हैं, इन्होंने गैर जरूरी झूठ बोला और साहब अंदर बैठे हुए हैं। मैं उसी टाइम वापस गया। क्या वो आपकी जमात के वजीर थे? मेरी जमात के थे। मैं उसी टाइम वापस गया। मैं बता वापस गया। आप नाम बताएंगे या मैं बता दूं? नहीं छोड़ो यार, नहीं वजीरों की क्या, अब छोड़ो। बहरहाल मैं उसी टाइम वापस गया। मैंने उसके ऑफिसर को कहा, मैंने कहा आपको अपनी कब्र में जाना है या तुम्हारे साहब की कब्र में जाना है। मैंने कहा हम जैसे लोग जो है, मैं खुदा की कसम उठा के बोल रहा हूँ राना अजीम, मैं अगर PMB अगर बैठते हैं, मियाँ साहब बैठता था, खान साहब बैठते हैं, अगर गलत चीज होती है मुझे पसंद नहीं होती है, मैं बाखुदा अपने जमीर को जिंदा। साहब अभी आप जैसा शख्स, एक MNA, एक तगड़ा आदमी, एक बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन किसी के पास जाता है, उस अपने दौरे हुकूमत में उसके साथ ये हो जाता है, तो फिर आप क्या समझते हैं आम शहरी, आम आवाम जो है उसको कुछ मिल सकता है? देखिए उसने मुझे कहा कि सर मुझे आर्डर था। जब उनसे मैंने पूछा, जब उनसे मैं मिला तो उसने कहा सर मैंने तो औरों के लिए कहा था, आपका तो पता ही नहीं था। मैंने कहा आपने औरों के लिए चलो इसको कहा भी थी, इसको क्या जरूरत पड़ी थी कि वो तो आपको वो कहे कि सर मैं ये झूठ नहीं बोल सकता। मुझे बेवजह झूठ बोलना, आप ड्यूटी करते हो, गवर्नमेंट की तनख्वाह लेते हो या बॉस की तनख्वाह लेते हो कि आप झूठ बोलते हो। मैंने ऐसी क्लास ली, वो शर्मिंदगी से 19 ग्रेड का ऑफिसर था, सर उसका झुक गया। मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आज आपने मेरी आंखें खोल दी है, आज से आप मुझे और पाएंगे। हम तो इस तरीके से लोगों को बदल देते हैं। लोगों को बदलना भी चाहिए, और अगर कोई वजीर हो या हुकूमत का नुमाइंदा हो, लोगों का मुंतखब करदा हो, तो वो लोगों की ही वजह से मुंतखब किया गया है। अगर वो लोगों का ही दर्द नहीं रखेगा तो फिर दर्द किस चीज़ का रखेगा? आपने आगे चल के हिसाब भी देना है तो अपने आमाल को वैसा कीजिए कि हिसाब देने में आसानी हो सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमेश कुमार साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन ये सियासत भी अजब गोरख धंधा है। जब इक़्तिदार में हों तो पुराने लॉयल कारकुनान को भूल दिया जाता है, लेकिन जब वक्त फिर से इंतखाबात का करीब आने लगे तब से फिर उनकी याद आ जाती है, तब फिर उनकी तरफ रुजू किया जाता है और उन्हीं की तंजीम साजी के ज़रिए फिर से इक़्तिदार में आने की कोशिश की जाती है। ये अलमिया है पाकिस्तान का और यही अलमिया है पूरी दुनिया की सियासत का। तो मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर से कहाँ रुजू किया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात में अवामी एतमाद फिर से हासिल करने के लिए क्या तगोदो कर रही है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। अब तहरीक इंसाफ अगर अवाम में फिर से जाती है तो अवाम में पजीराई के लिए अब नया कुलिया हाथ क्या लगा? यासर मेरे पास इतला यह है कि पहले भी इस पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कोशिश की और इन्होंने ड्यूटियाँ लगाई कि हमें पुराने कारकुनों को आगे लाना चाहिए जिनके अवामी रूट्स हैं। लेकिन हुआ क्या कि बहुत से अरकान असम्बली, बहुत से ऐसे ज़ुम्मेदारान जो इक़्तिदार का मज़ा लूट रहे थे, उन्होंने उस मामले को आगे नहीं जाने दिया, रोक दिया
किसी जगह किसी की नाजायज़ मुखालफत कर दी, किसी जगह हमायत कर दी, मतलब जिसको जो पसंद आए उसने वो किया, लेकिन वो उनको नहीं होने दी। उसके बाद अब मेरे पास इतला ये है कि पीटीआई के थिंक टैंक ने भी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी एक रिपोर्ट्स ली। उस रिपोर्ट्स में देखा कि आखिरकार वो कौन से ऐसे कारकुन हैं, लोग हैं जो कारकुन थे और उनको अदारों में मुख्तलिफ जगहों पे सेट किया गया और जिससे उनको रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिला। उन्होंने सबसे पहले लाहौर में वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज़ एक कारकुन थे, उन्होंने उसकी रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा गैर मुतवक्को तौर पे बेहतरीन और कारकुन भी होशियार। फिर उन्होंने वाइस चेयरमैन PHA यासिर गिलानी हाफज डिप्टी उनकी भी ली, फिर उन्होंने कहा ये तो बड़े। अब उसके बाद उन्होंने फैसला ये किया कि जो अगर 2 हमारे हो सकते हैं तो बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं हम किया कर सकते। तो मेरे पास ये मुसद्दका इतला है और ये तमाम तर रुकावटों के बावजूद ये काम होने लगा है। होने क्या लगा मैं आपको बता देता हूँ कि अब मुख्तलिफ शहरों से, जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब, जब मुख्तलिफ शहरों से पहले मेन शहर लिए जा रहे हैं कि किन किन शहरों से क्या करना है। ले जी, शेखुपुरा से असलम बलोच हैं, ये तहरीक इंसाफ के बड़े पुराने कारकुन हैं और उन्होंने बड़ी वहाँ पे कोशिश की। एक तो उनको ज़िम्मेदारी मिलने लगी है असलम बलोच को शेखुपुरा से। जमशेद बट लाहौर में है, इमरान खान के बहुत करीबी साथी हैं लेकिन इन्हें पीछे कर दिया गया था। नदीम कुरैशी जो हैं वो मुल्तान से हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, लेकिन इन्हें अहम ज़िम्मेदारी देनी जाने लगी है। सरदार सलीम जो साबिक रहे हैं ज़िले नाज़म मरी के और बहुत एक्टिव थे, बड़ा उनका वहाँ पे असर रसूख था। सरदार सलीम की मुखालफत वहाँ के मुकामी MNA कर रहे थे, लोग बाकी उनकी हमायत कर रहे थे, उनको भी अब अहम ओहदा देने का फैसला हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तान, आपको पता है सऊदी अरब, दुबई, इन जगहों पर बेइंतहा वोट है। इस बेइंतहा वोट को कवर करने के लिए उन्होंने नवीद शरीफ जो है, ये वज़ीर-ए-आज़म के बहुत करीब हैं, नवीद शरीफ को इन्होंने यहाँ पे ओबलाइज करने का फैसला किया है, उनके लिए जाएगी। इन्होंने इब्तदाई तौर पर ये 5 लोग होंगे, असलम बलोच, सरदार सलीम, जमशेद बट, नवीद शरीफ और ये जो है नदीम कुरैशी। अब पहले इनको एडजस्ट किया जाएगा, इसके साथ साथ बाकी लोगों को एडजस्ट करना शुरू करेंगे ताकि इन लोगों के अवामी रूट्स बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ पे देखें कि मसलन शेखुपुरा में मियाँ जवेल लतीफ़ बैठे हैं नून लीग के, शेखुपुरा में नून लीग बैठी थी, वहाँ पे खालिद महमूद जो हैं इनके वज़ीर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की, उनके बेटे ने की। अब उनके साथ असलम बलोच को वहाँ पे रखेंगे तो नेचुरली तौर पे एक बड़ा एरिया जो है वो कवर कर लेंगे। लाहौर में जमशेद बट को जो है उनको भी किसी महकमे में करने लगे हैं। नदीम कुरैशी को जनूबी पंजाब, खानेवाल, मुल्तान, इनके साइड जो है वह करने लगे हैं। मरी, पोटोहार, पिंडी, दूसरी साइडों पे जो है सरदार सलीम को करने लगे हैं। और ओवरसीज़ के लिए नवीद शरीफ का नाम हुआ फाइनल। अभी मजीद लोगों के नाम फाइनल हो रहे हैं। असल में हिकमत अमली इनकी ये है, इन्होंने कहा कि हमारे MP है वहाँ में नहीं जा रहे, हमारे MNA वहाँ में नहीं जा रहे, अगर जा रहे हैं तो वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, क्यों लोग फिर हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, क्यों लोग जो है वो मुतमिन नहीं है। फिर ये कहा गया कि उन लोगों को जो इब्तदाई दिनों में हमारे साथ थे, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया, अब वो किधर चले गए। अब उन लोगों को भी जो है ओबलाइज किया जाएगा, उन लोगों को जो है मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ दी जाएगी और इसमें जो MP MNA या जो लोग पार्टी जिम्मेदारान इनकी राह में रुकावट पैदा कर रहे थे, मैं आपको ये बता दूँ इस दफ़ा उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनकी बात नहीं मानी जाएगी। राना साहब, एक आम सवाल है, एक सादा सवाल, एक अवामी सवाल, क्या समझते हैं कि अगर ऐसे अशखास को ओबलाइज करने से अवामी पजीराई मिलती है तो फिर महंगाई का इशू तो कोई इशू नहीं रहता? कोई देखें, एक तो महंगाई, मेरे पास जो इतला है कि अब इस पर बड़ा गौर हो रहा है कि कौन कौन सा, जिस तरह आज अभी डॉलर्स के हवाले से हुआ कि बैंकों की जो बैंक जो हैं उनकी वजह से डॉलर महंगा हुआ, उनके अंदर कुछ लोग बैठे हैं, उस पर एक्शन ले लिया। अब महंगाई पे भी कुछ करने जा रहे हैं और ये मेरा ख्याल है दिसंबर के महीने में ये अवाम में जाने के काबिल हो जाएंगे। इसलिए ये अब अपने उन कारकुनों को जो पहले दिन के कारकुन थे उनको ओबलाइज करने लगे हैं, वो एक्टिव हों, वो अवाम में जाएं। अगर किसी MNA से कोई नाराज़ है तो वो राज़ी करें। अच्छा, ये ग्रुपिंग भी ख़त्म करेंगे। ये भी वाज़े कह रहे हैं कि कोई MNA MP जो है वो ये ना समझे कि हम इसको ला रहे हैं और इसको ख़त्म कर रहे हैं। उसके कारकर्दगी की बुनियाद होगी, जिसका कारकर्दगी बेहतर होगी उसको ले आएंगे, वो आके अपनी सीट पे आ जाए, वो आके आगे इलेक्शन लड़ेगा। जिसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं हो वो इलेक्शन से पीछे हट जाए। तो इस दफ़ा PTI अवाम में जाने के लिए अपने पुराने उन कारकुनों को जो पहले दिन के थे या जिनके रूट्स अच्छे थे उनको आगे लेकर आना चाह रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास ये भी रिपोर्ट गई है कि पार्टी के अंदर बहुत से लोगों ने जानबूझ के ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि बहुत से अहम लोग जो थे, जो पार्टियों में जिनको लाया गया था या जो पहले दिन से साथ थे, उनको पीछे किया जाता था, उनकी लिंक पुलिंग की जाती थी। तो ये मामला होते थे। सर, तो ये हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। दूसरी तरफ ऑपोजिशन जो मुत्तहिद होकर तहरीक चला रही है, उसने भी तो कोई प्लानिंग कर रखी है। मैं आपको बता दूं सर, जाते जाते आपको एक बड़ी खबर दे दूं। ये जो लोग कह रहे हैं ना पीपल्स पार्टी नून लीग करीब हो गई है,
कोई करीब नहीं हुई। 5 दिसंबर का ये जो लाहौर का इलेक्शन है ना, 5 दिसंबर की रात को ज़रा मुझे दिखाइएगा टीवी पे क्या होता है। 5 दिसंबर की रात को पीपल्स पार्टी नून लीग पर कैसे गोले बरसाएगी। 5 दिसंबर को आपको नज़र आ जाएगा कि ये पार्लियामेंट के अंदर जो प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ाई जा रही हैं, पार्लियामेंट के बाहर क्या हो रहा है। आपने 133 की जिक्र छेड़ दिया है। एजाज चौधरी साहब ये कहते हैं कि पीटीआई का कोई भी कारकुन किसी जमात को वोट नहीं डालेगा, मुमकिन है? नहीं, ऐसी बात ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। सही, यानी आपको ये नहीं लगता कि वो वोट नहीं डालेंगे? वोट डालेंगे तो फिर सवाल ये बनता है कि किसको वोट डालेंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।